नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा। राफेल समाचार पर आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सरकारों में लगातार 3 बार रहे कैबिनेट मंत्री और पूर्वांचल के दिग्गज नेता श्री राजकिशोर सिंह जी। राजकिशोर सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे राफेल समाचार में। धन्यवाद आपको। मंत्री जी, आपने अपना छात्र राजनीति से स्टार्ट किया है 90 के दशक में, तो उस दौर में और आज के दौर तक में आपका ये राजनीतिक सफर कैसा रहा? देखिए, शुरुआती दौर में छात्र संघ अध्यक्ष बहुत ही कम उम्र में छात्र संघ का अध्यक्ष भी हुआ था। एमए LLB के होते थे लड़के। मैं सेकंड ईयर में ही BA छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। वो जीवन अपना एक अलग जीवन था जी। लेकिन इधर का जो जीवन है, मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, वो जीवन अलग है। वह जीवन हरफन मौला का जीवन था, मस्त जिंदगी थी। लेकिन ये जीवन हमारा जीवन अपना नहीं है। यह जीवन जनता के लिए है, समाज के लिए है, प्रदेश के लिए है, देश के लिए है। तो इसलिए यह इस जीवन पे पूरा अधिकार, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे चुना है, जिन लोगों ने विश्वास किया है, जिन लोगों ने बनाया था, जो जिम्मेदारियां प्रदेश के लिए दी गई थी, सारा जीवन उस पर निर्भर करता है। आज न तो परिवार महत्वपूर्ण होता है हम लोगों के लिए, न तो अपना कोई व्यक्तिगत जीवन महत्वपूर्ण होता है, समाज महत्वपूर्ण होता है, देश महत्वपूर्ण होता है, प्रदेश महत्वपूर्ण होता है। मंत्री जी, जिस दौर में आपने अपना छात्र राजनीति का जीवन शुरू किया, उस दौर में आप एक बहुत साधारण और किसान परिवार से थे और ना ही आपको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। तो उस दिशा में या उस स्थिति में कैसे आपने अपने आप को राजनीति जीवन में स्थापित किया और किन किन संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, शुरुआती दौर में बचपन से ही हमारी प्राइमरी जब शिक्षा थी, तभी से हमारे दोस्तों की बहुत बड़ी ऐसी दोस्ती हम लोगों की थी कि जो हो सकता है मिसाल के रूप में माना जाता था। 5 लोग हमारे साथ में थे और वो 5 लगातार, जब तक मुझे विधायक नहीं बना दिए तब तक उन लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी ऐसी दोस्ती थी कि जान पे लोग खेलने वाले थे। हम लोग राजनीतिक शुरुआती दौर से ही राजनीति में मतलब जाने का इंटरेस्ट हमारा रहा। घर से कोई मतलब नहीं रहता था। हित मित्र जो थे वही लेकर के विधायक बनने तक ढोए और आज भी वो लोग हमारे साथ हैं। और विधायक जब मैं बना तो जनता का जिस तरीके, जिला पंचायत का सदस्य बीच में हुआ और जिला पंचायत के बाद हमारा काम ऐसा रहा उस इलाके में, और उसको देखने के बाद पूरे जनपद में लोगों को लगा कि एक बहुत अच्छे किसी राजनीतिक व्यक्ति का उदय हुआ है। और उस समय मैं अपने 3 विधानसभा क्रॉस करके 4थी विधानसभा में जाके मैं चुनाव लड़ा था, जहाँ एक आदमी को मैं नहीं पहचानता था। लेकिन आप जानते हैं, किसी के जाने के पहले उसकी उपलब्धि पहुँच जाती है। और उस उपलब्धि को जिला पंचायत और छात्र संघ के हमारे कार्यकाल को लोगों ने देखा था, नौजवानों ने देखा था, किसानों ने देखा था। तो उन लोगों ने हमें विधायक बनाया। पूरे मंडल में मैं अकेले जीत के आया। और बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिस तरीके से जनता ने विश्वास किया था मेरे ऊपर और मैं जीत के वहाँ से आया। और बहन जी ने जनता को समझे मुबारक भी दिया, शुक्राना भी दिया मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना करके। तो वो जीवन और इस जीवन में बहुत फर्क है। वह जीवन धूल धक्कड़ वाली थी और यह जीवन आप जानते हैं कि लग्जरियस हो जाती है आदमी की। गाड़ी से चलना, गाड़ी से नहीं तो पैदल कभी शहरों में हम लोग घुमा करते थे। शाम को चौराहों पे बैठ करके हाथ ठिकिया करते थे। तो वो सब तो खत्म हो गया। अब तो जो भी लाइफ है विधायक और मंत्री बनने के बाद, वो पूरी लाइफ जनता की है। और कोई भी कृत्य हमारे द्वारा अगर कोई गलत होता है तो जनता की उस पर नज़र होती है। तो इसलिए हमें फूंक फूंक के कदम भी रखना पड़ता है। और सारी जिम्मेदारियां, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माँ की रही होगी, बाप की रही होगी, मेरे मित्रों की थी, लेकिन आज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। एक भी गलती मुझसे होगी, एक भी कदम मेरे इधर उधर गए तो वह पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। और जनता पूरी तरीके से लगातार देखती रहती है। मंत्री जी, तो आपके पिछला परिदृश्य की बात रही, हम आज के परिदृश्य की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बसपा में दोबारा से आप आए हैं, तो आप हमें बताइए कि ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी में आपके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह रही जिससे आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बसपा में आना पड़ा? देखिए, वजह कांग्रेस पार्टी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी लोग काम करने वाले लोग होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं मेहनत करें, काम करें। लेकिन जिस दल का पूरा सिस्टम ही ठंडा हो गया हो, वहाँ काम का न तो कोई मूल्यांकन है, न कोई काम चाहता। जो लोग हैं वो अपने में मस्त हैं, केवल वो दिखाने में कि मीडिया में आकर 2 शब्द बोल दें और दिखा दें। तो इससे काम नहीं चलता है। काम जमीन पे होता है और जमीन पे करने वाला आज के डेट में हमको लगता है कोई नहीं है।
मंत्री जी, जैसे अभी आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है तो उसके बाद आपके पास ज़रूर विकल्प रहा होगा कि आप भाजपा में भी शामिल हो जाएं या सपा में भी शामिल हो जाएं, तो बसपा पार्टी ही चुनने का कोई खास वजह? देखिए, मैं लगातार 2007 से मैं 2007 में भी चुनाव बसपा से लड़ना चाहता था, क्योंकि बचपन में गलती हुई और उस गलती का भरपाई मैं कर नहीं पा रहा था। आत्मा कोसती थी, क्योंकि जब सड़क पे मैं था, जिस समय आपको नहीं पता होगा, बीएसपी से बहन जी ने मुझे टिकट दिया था, उस समय मैं सोते ही 2 मंजिले से गिर गया था उसके पहले, और 9 महीने में बिस्तर पे था, मरा मैं पड़ा था, मर के जिंदा आदमी था, और पूरी शरीर हमारी लगभग प्लास्टर में थी, और उठा था बहन जी को, मतलब एक दोनों पैर से जो न चल सका उसको टिकट मिल जाए, तो वो एहसान इतना बड़ा एहसान था कि उसको मैं बार बार कोशिश करता था कैसे मौका मिले। लोकसभा में भी मैं प्रयास कर रहा था कि, लेकिन संजोग से नहीं मौका मिला, मुझे लड़ना पड़ा वहाँ से। और इधर जैसे हमने गुजारिश किया और तुरंत हमें जिम्मेदारी मिल गई कि जाइए अब पार्टी की सेवा करिए, और जिस तरीके से स्नेह प्यार बहन जी ने दिया, मैं अपना पूरा जीवन, जितना है जीवन, और पूरा जीवन बहन जी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं लगाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यहाँ आया हूँ। और देखिएगा, आने वाले समय में इतनी मेहनत करूँगा कि प्रदेश के लोग और देश के लोग, और जो मेरे ऊपर बहन जी की कृपा है रही है, उतना तो हो सकता हम न कर पाऊँ, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कृपा रही। एक आदमी को, किसी आदमी को गांव के इंटीरियर के इलाके से निकाल करके उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर बना देना, कि जैसे पूर्व में पहले देवता आशीर्वाद देते थे कि जाओ यो मस्त, और कर देते थे, तो वो आदमी के पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी। वही मेरे साथ हुआ है। तो मैं बहन जी को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास भी दिलाऊंगा बहन जी को और प्रदेश के समस्त बहुजन समाज पार्टी के वर्करों को, साथियों को, कि हमारे शरीर का एक एक कतरा अगर न्यौछावर हो बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। बहुत अद्भुत बात बताई आपने। मंत्री जी, अभी आप चूंकि कांग्रेस पार्टी से ही होके आए हैं, तो एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि केंद्र में मुख्य विपक्षी दल इस समय कांग्रेस पार्टी है, और आपको क्या ऐसा लगता है कि सत्ता का जो विपक्ष या जो विरोध जिस तरीके से करना चाहिए कांग्रेस पार्टी कर नहीं पा रही है, उसको करने नहीं दिया जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, जनता ने जिसको जनादेश दिया है, और वह भी फुल फ्लेश जनादेश दे दिया है, तो जिसको फुल फ्लेश जनादेश मिल जाता है, वो जनता का फिक्र करे न करे, कोई विपक्ष में रहे, वो बोलना चाहे चाहे न बोलना चाहे, जो चाहती है सरकार वही करती है। तो इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे ये पूरा भरोसा है, जिस दिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उस दिन आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर एक एक मुद्दे पे, एक एक चीज़ों पे पूरी तरीके से जमकर मुकाबला अगर कोई करेगा प्रदेश के लिए, देश के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी करेगी और माननीय बहन जी करेंगी। मंत्री जी, जिस तरह के जब से भाजपा की प्रदेश में सरकार बनी है, और आपके भी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में या बस्ती जिले में भाजपा का ही प्रतिनिधि चुना गया है, तो तब से आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र और बस्ती जिले में जो विकास कार्य था वो धीरे हो गया है, या रुक सा गया है, या जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए था, उस गति से नहीं हो पा रहा है? क्या कहेंगे इसमें? अब हमको ये नहीं पता है कि कुदरत इनके ऊपर मेहरबान है कि कभी मंदिर का मुद्दा आ जाता है जी, कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है, कभी अब देखिए इस समय कोरोना का मुद्दा आ गया। हाँ। तो ऐसे मुद्दे इनको मिलते रहते हैं जिसपे ये अपना काम चला लेते हैं। लेकिन विकास का काम, क्योंकि ऊपर वाला वही मंजूर हो उसको, विकास कार्य तो बहन जी करती है। उत्तर प्रदेश को आप देखिए, मॉडल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने काम किया और उत्तर प्रदेश में आज अपराधी 1-2 मारे जाते हैं तो पूरा कोहराम मच जाता है। बहन जी का जमाना था, कोई अपराधी उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त हो गया था, अपराधी कहाँ भग गए कुछ पता नहीं था। तो ये तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो मीडिया के माध्यमों से आप देखते हैं चैनलों पे, केवल यही विकास कार्य है। तो भाई हम भी तारीफ करते हैं विकास कार्य का, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस प्रदेश का अगर कोई कल्याण कर सकता है, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कोई साथ ले करके चल सकता है, तो केवल उत्तर इस देश में आज के डेट में अगर कोई है तो बहन जी हैं। जी, जैसे कि इस साल के अंत तक बिहार में इलेक्शन हो जाएंगे, और बिहार के इलेक्शन होते बाद ही उत्तर प्रदेश भी चुनावी मूड में आ जाएगा 2022 की शुरुआत में जो होने वाला है। तो आपका और आपकी पार्टी का 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा तो तय आप जानते हैं नेता करते हैं,
जो मुद्दा सरकार हमारी तय होगी, और कोई मुद्दा हमारा केवल ऐसे नहीं तय हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी का मैं रहा हूँ, आप देखेंगे तमाम तरीके से बहन जी जन्मिन चीज़ों को सर्वे कराती हैं, नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने तमाम संगठनों के माध्यम से, कि किन चीज़ों जन्मिन चीज़ें क्या ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के किसान को, उत्तर प्रदेश के नौजवान को, उत्तर प्रदेश के दलित को, उत्तर प्रदेश के अगली जात को, पिछड़ी जात को, सारे लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उस चीज़ों को रैंडम बना करके आप जानते हैं अपना चुनावी घोषणा आदमी करता है। तो अगली बार इनका जो चुनावी घोषणा था आप देखे होंगे, लगातार धुआंधार पूरा हुआ, लेकिन कभी कभी बदलाव जो होता है तमाम जो परिवर्तन कर रहा है, और केवल उसी चीज़ को लेकर के, जिस चीज़ को जो मुद्दा हम बना करके आते हैं मैदान में, लोग, हमको लगता है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और अच्छी हो भी रही थी, लेकिन लोगों को स्वाद बदलने का कभी कभी जनता को भी इच्छा कह देती है कि इनको ये कभी नहीं आए, एक बार आ जाए तो देख ले। सही। तो देखने में बहुत बड़ी चूक हुई और उत्तर प्रदेश बहुत पीछे चला गया। मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों से एक ब्राह्मण वर्ग अपने आप को इस सरकार में थोड़ा क्या काफ़ी उपेक्षित सा महसूस कर रहा है, और अब इसी जो 14% ब्राह्मण वोट बैंक है प्रदेश में, इसको अपनी तरफ खींचने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने कई जतन करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि अभी हम हाल ही में देखें, सपा सरकार ने बोला कि हम प्रत्येक जिले में परशुराम जी की मूर्तियां लगाएंगे। तो क्या कुछ ऐसा ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए आपकी भी पार्टी में ऐसा कुछ करने का विचार चल रहा है, या ऐसा कुछ करने का? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और अगली बार आप देखे होंगे जब 2007 में सरकार बनी थी, 2007 में ब्राह्मण बहुत बड़े पैमाने पे बहन जी के साथ खड़ा रहा, और उनको लगा भी, चाहे कैबिनेट, चाहे मंत्री का मामला रहा हो, चाहे विधानसभा में टिकटों का मामला हो, चाहे क्षेत्र में कामों का मामला रहा हो, चाहे सबके तरक्की का मामला रहा हो, आप देखे होंगे ब्राह्मण बहुत बड़े पैमाने पे अगर किसी को लाइक करता है आज के डेट में भी, और हम लोग गाँव में रहते हैं, और गाँव में अगर किसी का उदाहरण देता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आप पर्टिकुलर ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण बुद्धिमान कौम है, और आज भी वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और पूरी तरीके से जानता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने ब्राह्मण की जात की अगर किसी ने तारीफ किया है, किसी ने काम किया है, तो केवल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। जी पंडित जी, अगला क्वेश्चन मेरा मीडिया के परिदृश्य को लेकर के है। जैसा कि देश में और प्रदेश में और बड़े बड़े कई पत्रकार भी कहने लग गए हैं कि वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, इसमें एक तरीके से मीडिया संस्थानों के लिए इसे अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी जैसा माहौल खड़ा कर दिया गया है। जैसे कि कोई भी पत्रकार या कोई भी मीडिया संस्थान सरकार के अगेंस्ट में या सरकार के बारे में कोई भी खबर दिखाती है और वो सरकार को नहीं सूट होती है, तो वो उसके ऊपर विभिन्न तरीके से कार्रवाई करता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, मैंने पहले कहा हाई प्रोफाइल जमाना हो गया है, तो अब हाई फाई प्रोफाइल का जमाना अगर हो गया है तो मीडिया भी उसी हिसाब से रहना चाहती है, और संजोग से कोई भी आदमी जब सारे पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएंगे तो निरंकुश स्वाभाविक है होना, लेकिन यह जिम्मेदारी मीडिया की है। अगर कोई निरंकुश हो जाए, कोई सरकार निरंकुश हो जाए, कोई व्यक्ति निरंकुश हो जाए, तो मीडिया की जिम्मेदारी, एक चौथा खंभा है देश का मीडिया, पाँव है चौथा मीडिया देश का, तो मीडिया की अपनी जिम्मेदारियां हैं। कभी अगर मीडिया झुक करके काम करेगी, अगर कभी मीडिया किसी के बहकाव में आकर के काम करेगी या अपने व्यक्तिगत सोच के लिए काम करेगी, तो वो मीडिया कहाँ है? मीडिया के लोग आज भी, ऐसा नहीं है कि मीडिया के लोग नहीं हैं, आज भी मीडिया के लोग न रहे तो हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश बहुत बुरी तरीके से जंगल राज में चला जाएगा और लोग तबाह हो जाएंगे। तो मीडिया को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि मीडिया के लोगों ने आज भी, ऐसा नहीं है कि मीडिया आज बहुत ठीक है, 100% नहीं, 90% मीडिया भी का भी रोल है सरकार में, लोगों के विकास में, लोगों के तकलीफ में, लोगों की तरक्की में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जहां सरकार नहीं पहुंचती वहां के मीडिया के लोग पहुंचते हैं। वो खबर हमें बुरी लगती है जो हमारे पक्ष की नहीं होती, लेकिन वो खबर जिस खबर पे हम भी नहीं जा पाते और उसे मीडिया उजागर करके लाती है, तो हम उसको, मीडिया को धन्यवाद देते हैं। तो मीडिया अगर नहीं रहेगी, मीडिया अगर कहीं किसी दबाव में आ जाएगी तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मीडिया चौथा स्तंभ है, और हम भी उसी चौथा स्तंभ का पूरा निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। और आपसे, आपका क्या संदेश होगा हमारे राफेल समाचार के लिए? देखिए, आप मुझसे इंटरव्यू लेने आए हैं और आपने तमाम चीज़ें हमसे पूछा भी,
और इसी आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश के लोगों को भी अपनी बात रखने का आपने मुझे मौका भी दिया, बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहने का दिया। तो मैं अपनी तरफ से और पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों, किसानों, बहुजन समाज पार्टी के साथियों की तरफ से, बहन जी की भी तरफ से आपके चैनल को और आपको मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और चैनल के लिए मैं कामना करता हूं कि आपका चैनल आने वाले समय में, अभी आज उत्तर प्रदेश में आप हैं, आने वाले समय में देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके चैनल का नाम हो, ये हमारी शुभकामना है। और ज़रूर निश्चित जान लीजिए, बहुजन के लोगों का अगर शुभकामना मिलेगा, क्योंकि इसमें तमाम दबे कुचले सारे साथी का हृदय का पिरोया चीज़ होता है, तो आपका चैनल बहुत आगे जाएगा। बंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे राफेल समाचार को इतना समय दिया और सभी प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।